नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग के प्रोग्राम में। और शिक्षार्थियों और श्रोताओं, हम हर दिन एक नए विषय के साथ आपके समक्ष जुड़ते हैं और तमाम तरह की जानकारी लिए होती है। हमारा ये आईआरसी का जो सेशन है, इसमें आप भी जुड़ सकते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई ऐसी जगह होती हैं एक खुले वातावरण में, लोग काम भी करते हैं और उनके बच्चे जो है वो प्राथमिक शिक्षा पाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो इस तरह का काम करते हैं, बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं। उनकी देख-रेख भी बहुत ज़रूरी है और ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें उनको प्रारंभिक शिक्षा कम से कम दी जा सके। ऐसे ही विशेष जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे और विषय आप समझ ही गए होंगे, मोबाइल क्रैश। और मोबाइल क्रैशेस से संबंधित तमाम तरह की जो जानकारी है वो आज हम इस सेशन के दौरान हासिल करेंगे। और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर मोनिका बनर्जी, जो हेड है मॉनिटरी इवैल्यूएशन अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग यानी मील डिपार्टमेंट की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी, जैसे कि हमने ये जानने की कोशिश की है आज कि मोबाइल क्रैशेस आज बहुत चलन में है। मैं अपनी समझ से अपने श्रोताओं को कुछ बताऊं, इससे बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में हमें ऐसी जानकारी दीजिए कि हमें ये समझ में आए कि मोबाइल क्रैशेस है क्या। क्योंकि सिर्फ शब्दों से हम नहीं समझ पाते हैं। कि हमें ये समझ में आया है कि एक ऐसी जगह जो चलती फिरती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए काम करती है, उसकी देख रेख करती है, उसकी देखभाल करती है, प्रारंभिक शिक्षा देती है। जी, इसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सो मच मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं हमारे काम के बारे में आप लोग के साथ बातचीत कर सकूं और उसको साझा कर सकूं। मोबाइल थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो आज मैं बात करूंगी वो मोबाइल क्रैशेस से ज्यादा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की है। जी। और छोटे बच्चे, और जब मैं छोटे बच्चे कहती हूँ तो जन्म से 6 साल तक के बच्चों के मुद्दों के बारे में ये बातचीत रहेगी। मोबाइल क्रैशेस एक इस संस्था कार्यक्रम में अ, विशेषज्ञों द्वारा दिए गए संस्था, वक्तव्य नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था, जो पिछले 50 सालों से, इनफैक्ट 50 सालों से भी ज्यादा, करीब 57 साल होने को आए हैं हमें। जी। हम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के मुद्दे पे काम करते आए हैं, छोटे बच्चों के मुद्दों पे काम करते आए हैं। और वो छोटे बच्चे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो हमारी सबसे ज्यादा गरीबी और पिछड़ी हुई जनता है, उनके बच्चों के बारे में बात करते आए हैं। और हमारा जो फोकस भी रहा है पिछले बहुत सालों में, तो अर्बन कम्युनिटीज में रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग अपने गाँव से छोड़ के लिए आते हैं और शहरों में से उनके लिए रहने की जगह नहीं होती। बहुत मुश्किलों में वो रहते हैं और फिर उनके बच्चों की, चाहे वो देख रेख हो, चाहे खान पान हो, चाहे वैक्सीनेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज हो, या फिर पढ़ाई हो, सब कुछ छुट्टी हो जाती है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा भी हिस्ट्री में 7 साल पुरानी संस्था है। ये संस्था शुरू हुई राजघाट से। राजघाट में महादेवन जी अब जो है हमारे बीच में कचरा भी चल रहा है और उनकी कोई देख रेख के लिए नहीं है। और जी। वहां से ये आइडिया जन्मा कि जहाँ पे महिलाएं और पुरुष काम कर रहे हैं, स्पेशली हमारे इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, वहां पर बच्चों की देखरेख की भी वो व्यवस्था होनी चाहिए। जी। और वहीं से ये बात शुरू हुई। आज पिछले 50 सालों में मोबाइल क्रैशेस संस्था ने बहुत लंबा एक सफर नापा है। आज हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नहीं है, आज हम अर्बन कम्युनिटीज में भी हैं, आज हम ग्रामीण और ट्राइबल एरियाज में भी हैं। तो बहुत लंबा एक सफर हमने नापा है, प्लांटेशन एरियाज में है, बाइनिंग एरियाज में है, तो बहुत अलग अलग जगहों पर हमने काम करने की कोशिश की है। और जो काम हम कर रहे हैं वो ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि हम अकेले ना करें, क्योंकि ये समझ हमारी बहुत पहले ही बन चुकी थी कि ये जो मसला है, बच्चों का जो मुद्दा है और छोटे बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की जो नीड है, इसको मोबाइल क्रशेस एक संस्था सिर्फ पूरी नहीं कर सकती। जी। हम पूरी इस उसमें एक बहुत छोटे से प्लेयर है। और इसलिए सरकार, प्राइवेट
बिजनेसेस, कम्युनिटी सबको आगे बढ़कर इस पे काम करना है। जी, तो बहुत लंबा हमारा सफर रहा है, किस तरीके से हम अलग अलग लोगों को इस काम के साथ जोड़े और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बच्चे के लिए की तरफ है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि छोटे बच्चे को पैदा माँ करती है पर बड़ा पूरा गांव करता है। जी, जी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे गांव की है, पूरे समुदाय की है और हर तरीके के स्टेक होल्डर्स की है। तो ये बात मोबाइल क्रिएशन ने हमेशा आगे बढ़ाई है कि हम सिर्फ अकेले नहीं करेंगे, हाँ हम करके दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी रहा है हमारे लिए कि हम कर तो रहे हैं, पर हम जो कर रहे हैं वो छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, पर दूसरे जो लोग हैं, चाहे फिर वो सरकार हो, चाहे फिर वो प्राइवेट बिजनेसेस हो, चाहे कम्युनिटीज हो, वो कैसे अपना रोल पूरा, और पेरेंट्स हो वो अपना रोल कैसे पूरा कर रहे हैं, ताकि बच्चों की जो जरूरत है पहले 6 साल में वो जी, पूरी हो सके। जी। मोबाइल क्रैशेस का जो उद्देश्य ही है वो है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, और इस अगर मुद्दे को अगर हम देखें तो इस मोबाइल क्रैशेस की बात करें तो छोटे बच्चे ही पर क्यों ये फोकस करता है, और इसमें अगर उम्र देखा जाए तो उम्र के बारे में बताइए कि कितने साल के बच्चे इसमें होते हैं। जी, तो फोकस जैसा मैंने बार बार कहा कि ये जन्म से जी, पहले 6 साल के लिए, और ये बहुत ही जरूरी है साइंटिफिकली। अगर आप अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में पढ़े, और आपके बहुत सारे श्रोता क्योंकि स्टूडेंट्स हैं जी, उनको पता होगा कि पहले 6 साल में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है इंसान का, जी, उस पहले 6 साल में सबसे ज्यादा होता है। 90% दिमाग का विकास जो डेवलपमेंट है वो पहले 6 साल में है। कोई भी अगर डिसेबिलिटी है या डेवलपमेंटल डिले है, हम्म, वो अगर आप पहले कुछ सालों में ही पकड़ ले तो वो ठीक भी हो सकती है। जी, तो हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो समझने और सोचने की शक्तियां हैं, वो उसको जितना आप स्टिमुलेशन देंगे जी, पहले 6 सालों में, जी, वो उतना ही तरक्की करेगा बिल्कुल, बाद के सालों में। जी, और जितना पोषण मिलेगा, जितना खुराक मिलेगी, हम्म, वो उतना ही ज्यादा विकास करेगा। तो पहले 6 साल पे फोकस बहुत जरूरी है। जी, ज्यादातर क्या होता है कि पहले 6 साल को हम सोचते हैं कि ये तो माँ ने बच्चा पैदा किया है और परिवार की जिम्मेदारी है और परिवार ही इसको निभाएगा। जी, पर क्या सारे परिवार हमारे देश में निभाने के सक्षम समर्थ समर्थ नहीं नहीं है? क्योंकि है। हमें पता है कि कितनी गरीब जनता है हमारे यहाँ। इनके लिए कमाना बहुत जरूरी है। जी, पुरुष और महिलाएं दोनों बाहर जाके कमाती हैं। आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा, आपने ब्रिक किल्स में देखा होगा, कितनी महिलाएं डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह काम करती हैं। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के या अपने दूसरे बच्चों के साथ छोड़ के जाती हैं। जी, तो वो जो पोषण, वो जो खुराक, वो जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए छोटे बच्चों को, ताकि वो बाद में जाके, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल देश के लिए बन सके, वो कैसे होगा अगर पहले 6 साल पे हम फोकस ना करें तो पहले 6 साल जो है वो हर मुद्दे से जुड़े हैं। चाहे आप उसको इकोनॉमी के साथ जोड़े, चाहे एक हेल्दी देश जनसंख्या के साथ जोड़े, चाहे आप उसको लॉन्गेटिविटी के साथ जोड़े, हर चीज के साथ जुड़ा है। जी, एक अच्छी माँ भी तभी बनेगी जब अगर उसको पहले 6 साल में अच्छी खुराक मिली होगी, उसमें एनीमिया नहीं होगा, उसको वैक्सीन मिले होंगे। हम्म। तो हर चीज के साथ पहले 6 साल बहुत जो जरूरी है, उस पर फोकस करना बड़ा जरूरी है। बहुत अच्छे से आपने बताया कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए ये किस तरह से मोबाइल क्रैशेस जो है वो काम करती है और कैसे सहूलियत देती है, कैसे सुविधा देती है, ताकि एक अच्छे वातावरण के साथ किसी भी बच्चे की जो प्रगति हो वो हो सके। जो आपकी जो संस्था है मैम, ये मोबाइल क्रैशेस किस तरह से काम करती है, यानी कि बच्चों के लिए अगर दिनचर्या की बात करें तो किस तरह से ये शुरू होती है और कहाँ पे ये खत्म होती है? जी, हमारा पूरा का पूरा एक दिनचर्या बनी हुई है। अगर मैं आपको अपने हमारे जो सेंटर्स है उससे काम बताना शुरू करूँ, जी, तो हमारे सेंटर का में क्या रहेगा, सेंटर का जो इसके में क्या क्या चीजें नॉन नेगोशिएबल है, एक सेंटर में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, जी, उसके बारे में पूरी की पूरी तालिका है, और हर सेंटर उसी तरीके का बना हुआ होता है। इसके अलावा सिर्फ बच्चे को सेंटर में डाल देने से तो नहीं होगा। बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि एक बहुत ही ट्रेन्ड स्किल्ड साथी हो, जो उसको चीजें सीखने में
खुराक में, हर चीज में मदद कर सके, उसको फैसिलिटेट कर सके। जी। इसलिए हमारा बहुत बड़ा फोकस वर्कर, जो हमारी जो क्रैश वर्कर है जी। उस पर है कि उसकी ट्रेनिंग किस तरीके की हो। तो हमारा एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल बना हुआ है और हर वर्कर को एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज जी। जो प्री सर्विस, इन सर्विस और रिफ्रेशर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और साल में करीब 36 से 40 दिन की ट्रेनिंग उसको कंप्लीट करनी पड़ती है। और जिसमें कि ना सिर्फ क्रैश कैसे चलाना है, पर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट किसको कहते हैं, कैसे बच्चों को खिलाया जाए, कैसे जो बच्चे मैलनरिश्ड हैं, जो कि कुपोषित है, उनके साथ कैसे काम किया जाए, बच्चों के साथ खेल खेल में कैसे उनको प्री प्राइमरी, अगर मैं अर्ली लर्निंग की बात करूं, वो चीजें सिखाई जाए, कैसे उनको उनकी जो डेवलपमेंट है, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहें, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट कहें, ग्रॉस मोटर या क्रिएटिव डेवलपमेंट कहें, चलाना नहीं, बट क्या न्यूट्रिशन, क्या वैक्सीन जरूरी है, क्या एजुकेशन या अर्ली लर्निंग स्टिमुलेशन में जरूरी है, और कैसे बच्चे को सुरक्षित रखना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल हमारी जो हमारे जो सेंटर्स है वो 5 तत्वों पे, पहला न्यूट्रिशन, तीसरा अर्ली लर्निंग एंड स्टडी, चौथा रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग। तो पेरेंट्स के साथ कंटिन्यूअस एक बातचीत रहे, ताकि बच्चा हमारे साथ तो जो रह रहा है, पर घर जाकर भी उसको रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग मिले, उसको माँ बाप भी ये समझे कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कितना जरूरी है। और सुरक्षा, कि बच्चा जब हमारे पास है और बाहर भी जब जाए तो वो सुरक्षित रहे। तो बच्चे, पेरेंट्स की नॉलेज भी इसके बारे में बढ़ाए, और किस तरीके से हमारे साथ जब बच्चा है तो हम वो सारे प्रिकॉशंस लें ताकि बच्चा हमारे निगरानी में बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो ये 5 जो तत्व है, इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर फ्रेमवर्क कहते हैं। और ये कॉम्प्रिहेंसिव केयर फ्रेमवर्क के अनुसार ही, चाहे फिर वो हमारी सेंटर हो, चाहे फिर हमारी ट्रेनिंग हो, वो सब इसी के हिसाब से चलती है। हमारा क्रैश, अगर हम अभी इस वक्त हम वर्क साइट्स पे काम करते हैं। वर्क साइट्स मतलब कंस्ट्रक्शन साइट्स, ब्रिक किल्न्स, प्लांटेशन साइट्स, और इसके अलावा स्टोन क्रशिंग यूनिट्स होती है। तो अलग अलग किस्म के हमारे वर्क साइट्स है जहाँ पे हम मौजूद है। इसके अलावा नरेगा, आपको पता है, एक बहुत बड़ा सरकारी वो है, उसमें भी हमने कर्नाटका सरकार के साथ पार्टनरशिप में काम करना शुरू किया है, और वहां पर भी अब सेंटर्स है जो कि कर्नाटका सरकार खुद चला रही है। और इसके अलावा हम अर्बन कम्युनिटीज में है, स्लम एरियाज में है, जहाँ पे सिर्फ दिल्ली के अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स में हम हैं, और रूरल एरियाज में है। तो चाहे फिर वो उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, जो ट्राइबल रूरल इंटीरियर एरियाज है, वहां पर भी अब हमने काम शुरू किया है। और हर जगह पे हम जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, वहां की जो नीड है उसके हिसाब से अपने को बदलते हैं। तो जैसे अगर खुराक की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, दिल्ली में हो सकता है हम सूजी या दलिया देंगे, हो सकता है साउथ में हम रागी देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, हम अपना चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे फिर वो कितने घंटे क्रैश खुलेगा, वो सब चीजें माँ बाप की जरूरत के हिसाब से और कम्युनिटी के कल्चर के हिसाब से हम थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं। बट ओवरऑल हमारे जो 5 नॉन नेगोशिएबल्स हैं, जो मैंने कहा, उसी पर हम काम करते हैं, क्योंकि वो इन अ वे कॉम्प्रिहेंसिव केयर है। बच्चे की खुराक से लेके, उसकी लर्निंग से लेके, उसकी हेल्थ से लेके, हर चीज पर वो ध्यान देती है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, तो हम इतना तो बहुत अच्छे से समझ ही गए हैं कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए मोबाइल क्रैशेस जो है इस तरह के काम करती है, और पूरा एक वातावरण तैयार है बच्चों को, ताकि वो आगे बढ़ सके और शिक्षित हो सके। आपने एक और बात बताई मैम, पूछा, मील प्लानिंग और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या इसके अंतर्गत आते हैं, या न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स की बात करें तो हम इसे कैसे मापते हैं? अगर किसी बच्चों को हमें देखना है कि किस बच्चे को किस न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्या अलग अलग बच्चों को भी हम व्यक्तिगत रूप में देखते हैं, उनके ऊपर ध्यान देते हैं? बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जब बच्चे आते हैं, जी। जैसे ही बच्चे एडमिशन लेते हैं, हम उनके परिवार के बारे में जानकारी, उनकी माँ के बारे में जानकारी, और उसकी वैक्सीनेशन कितने हुए हैं, इसके अलावा उसका हाइट और वेट देखते हैं। हाइट और वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, क्योंकि WHO के अनुसार
पहले 6 साल में बच्चे की ग्रोथ का उन्होंने पूरा बता रखा है कि किस उम्र में कितना हाइट और कितना वेट बढ़ना चाहिए। और हाइट और वेट, एज अप्रोप्रिएट हाइट और वेट हमें बताता है कि बच्चा कुपोषित है कि नहीं है। जब बच्चा आता है तब से लेकर हर महीने हम इसको मेजर करते हैं और हम एक बहुत ही क्लोज निगरानी रखते हैं कि बच्चा कहीं पीछे तो नहीं छूट जा रहा। जो बच्चे, ऐसा होता भी है कि बच्चे पीछे छूटते हैं क्योंकि बीमारी, बीच में ना आना, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं इसकी वजह से बच्चे का वेट गिर जाए या बच्चा उतना बेहतर ना कर रहा हो जितना उसको उसकी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। उन बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा डाइट का वो रखते हैं, चाहे फिर वो केला हो फिर या फिर अंडा हो, तो एक्स्ट्रा डाइट की या अलग से तेल या घी हो, तो ताकि बच्चा बेहतर करने लग जाए। तो बाकी बच्चों के को जो खाना मिलता है वो तो इन बच्चों को मिलता ही है, पर इसके अलावा इनको हम थोड़ा और नाश्ता देते हैं या और एक्स्ट्रा प्रोटीन या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देते हैं ताकि इनका न्यूट्रिशन ग्रेड बढ़ सके। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है ताकि बच्चा अगर कुपोषित होगा तो उसकी लर्निंग, उसकी आगे की एबिलिटी भी कम होती जाएगी, चीज कम होती जाएगी, बीमार ज्यादा पड़ेगा, तो वो किसी भी का, तो इसलिए उसका कुपोषण ना होना बहुत जरूरी है और इसलिए न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। बहुत अच्छी बात है मैम। अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है या काम करने, आप जैसे लोग जो इन बच्चों के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, ऐसे वर्कर्स, उनके बीच और बच्चों के बीच जो तालमेल होता है वो किस तरह से डेवलप होता है? जैसे अगर सोशल इमोशनल फैक्टर्स की बात करें तो किस तरह से बच्चों को सीखने में हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो बढ़ावा कैसे देते? क्या इस तरह उनके जो काम करने का जो तरीका है जिससे बच्चे सीख सकें, इसके लिए क्या कोई रणनीतियां भी होती हैं? तो देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि जो वर्कर है हमारी, उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उसके लिए समझना बहुत जरूरी है कि छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं। पर बहुत जरूरी ये भी है कि पेरेंट्स की जानकारी हम बढ़ाते रहें और पेरेंट के साथ हम इंगेज करते रहें। तो एक बहुत लंबा हमारा काम रहता है, पेरेंट्स और कम्युनिटी। तो जहाँ पे बच्चा रहता है उसको भी हम किस तरीके से उस जगह को हम चाइल्ड फ्रेंडली बनाए, उस पे वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको इनकरेज करे कि वो बच्चों के लिए काम करे। पेरेंट्स के साथ ये काम करे कि पेरेंट्स भी अवेयर हों और बच्चों के साथ बेहतर काम करें। तो ये हर लेवल पे काम करना जरूरी है और इसके लिए मोबाइल केसेस जैसे कम्युनिटी एंगेजमेंट का बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। इसके अलावा अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग करता है, पर बार बार अवेयरनेस बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी बहुत जरूरी है। जैसे अभी अगर मैं कहूँ तो हमारा 28 नवंबर को सुंदर नर्सरी में एक बड़ा नॉलेज फेयर है जिसमें हम इसको खिलते रहो बाल उत्सव, जहाँ पर हम सारे दिन बच्चे और चाइल्डहुड इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बेसिकली द आइडिया इज कि हम पेरेंट्स के साथ, आम जनता के साथ इंगेज करें और उनके साथ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करें। क्योंकि क्या होता है ना कि वो ज्यादातर बच्चे और बच्चों की देखभाल का जो मुद्दा है वो पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ये तो हमारा प्राइवेट है और हम हर पेरेंट अपने हिसाब से बच्चे बड़े करता है, तो हमें पता है हमारे बच्चे को क्या जरूरी है। तो वो तो जरूर पता है, पर जो कुछ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की जो कॉम्प्रिहेंसिव नीड्स हैं वो अगर मीट नहीं हो रही है, वो अगर पूरी नहीं हो रही है, अगर पेरेंट उसके बारे में अवेयर नहीं है, अगर दलिया या अच्छा पोषण नाश्ते की जगह पे वो उसको चिप्स का पैकेट पकड़ा रहा है, तो पेरेंट्स की जानकारी में कहीं कमी है। तो इसलिए बार बार जरूरी है कि पेरेंट्स के साथ हम इंगेज करें और कम्युनिटी के साथ इंगेज करें, उन्हें बताने के लिए कि ईसीडी कितना जरूरी है और ये 5 तत्व कितने जरूरी है। तो जैसे अभी हम ये नॉलेज फेयर कर रहे हैं जिसमें हम सबको बुला रहे हैं, कोई भी वहां आ सकता है और मैं श्रोताओं से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके पास अगर वक्त हो तो 28 नवंबर को जरूर हमें ज्वाइन करें। सुंदर नर्सरी में सुबह 11 से 4 बजे के बीच बहुत सारे कार्यक्रम होंगे बच्चों के लिए। हमने मोबाइल की वहां पे क्रश की झांकी भी लगाई है कि कैसा एक क्रश दिखना चाहिए। इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड गेम्स, बच्चों से रिलेटेड न्यूट्रिशन की जानकारी, लर्निंग की जानकारी, पपेट शो, नुक्कड़ नाटक, तो बहुत एक खेल खेल में, मस्ती में हम कैसे ईसीडी और बच्चों के मुद्दों के बारे में बात कर सकते हैं, इस तरीके के हम छोटे छोटे वो करते रहते हैं। पूरे सितंबर के महीने में पोषण माह मनाया जाता है ताकि
कम्युनिटीज में जाके पोषण के बारे में बातचीत करी जा सके। तो इस तरीके के हम बहुत तरीके के अवेयरनेस के काम करते रहते हैं। तो अभी जो हमारा लेटेस्ट काम है, जो नॉलेज फेयर हम खिलते रहो बाल उत्सव है, वो 28 नवंबर को। जी, बहुत अच्छी बात है मैम। और हम अपने श्रोताओं से अनुरोध भी करते हैं कि इस तरह की जितनी भी एक चीज़ें होती हैं, इसमें हमें खुद भी अपडेट भी रहना चाहिए और देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम अपने साथ जो भी जुड़े हैं उनको भी अपडेट कर सकें और इस तरह की जानकारी जो है फैला सकें। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि सोशल इमोशनल जो बात है वो सीखने को बढ़ावा देने के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से हर बच्चे की केयर करती हैं और लगातार आप लोगों की ऐसी कोशिश रहती है कि कहीं न कहीं बच्चे का जो है वो विकास होता रहे। आप उन्हें पोषण प्रदान करती हैं, आप उन्हें शिक्षित करती हैं। इस तरह के तमाम तरह की जो सुविधाएँ हैं वो हर बच्चे के लिए कहीं न कहीं बराबर ही है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हर बच्चा बराबर बुद्धि का नहीं होता, बराबर सामाजिक वातावरण का नहीं होता। हर अलग-अलग घरों से आता है, तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो भी अलग हो सकती है। तो क्या इकट्ठे होकर पढ़ने में या कोई भी क्रिया करने में बच्चों में आपसी मतभेद या दुर्व्यवहार की भावना भी होती है? क्या आप बिल्कुल, ऐसे कई बार देखती हैं? ऐसा होता है। और स्पेशली जब जो बच्चे नए आते हैं, जी, वो डरे हुए होते हैं। जी, और थोड़ा घर को छोड़ के, माँ को छोड़ के पहली बार आ रहे जी। हैं। बट हमारी वर्कर्स की जो ट्रेनिंग होती है, हुँ, मैं कहूँगी, और मैं आप सबको, श्रोताओं को भी कहूँगी और आपको भी कहूँगी कि कभी आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करके हमारे सेंटर में जाके देखें जी। कि बच्चे किस तरीके से वर्कर के साथ जुड़ जाते हैं। तो बच्चे का बिहेवियर अगर खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको और ज्यादा प्यार करें, बट बिल्कुल। किस तरीके से एक सॉफ्ट डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, कि हुँ, धीरे 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 उसके साथ एक नेगोशिएशन जरूरी है। और उसमें हमारी वर्कर्स बहुत ही उम्दा तरीके से तैयार हैं और वो बहुत अच्छा काम करती है। तो धीरे धीरे बच्चे को समझ में आने लग जाता है कि ये मेरी सेफ स्पेस है। हुँ। आई थिंक बच्चा अ, खराब तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह जानना वजह ज़रूरी है। जानना जरूरी है। बिल्कुल। कई बार परिवार में ऐसी कंडीशंस हो रही हैं जी। जो उसको इम्पैक्ट कर रही हैं। कई बार बच्चा अनसेफ फील कर रहा है, और हुँ, ज्यादातर बच्चा अनसेफ फील करता है तो या तो वो दूसरों को मारेगा या फिर रोएगा। तो जी। दोनों में से एक चीज होगी। तो कहीं पे पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है। हुँ, और वो उसको थोड़ा पेरेंट्स से बात करके, थोड़ा बच्चे से बात करके, उसके बारे में समझ के। तो हमारे यहाँ रोज सुबह सेंटर में एक सर्कल टाइम होता है जहाँ हुँ, पे बच्चे सब बैठकर अपने घरों की बातें करते हुँ, हैं, कल क्या सीखा उसके बारे में बात करते हैं, घर जाके क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। हुँ। तो कई बार बच्चे बता भी देते हैं कि, और उससे भी वर्कर समझ जाती है कि शायद आज बच्चे का मन इसलिए खराब है जी, और इसलिए उसके साथ अलग तरीके से हमें डील करना डील पड़ेगा। करना पड़ता तो वो आई थिंक वो कंपैशन बहुत जरूरी है हुँ, कि ये बच्चे जहाँ से आ रहे हैं वो अच्छी जगह नहीं है और उनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। हमारे जो वर्कर्स भी हैं वो इन्हीं जगहों से आ रहे हैं या इसके आसपास की जगहों से आ रहे हैं। तो हुँ, डिस्टेंस, क्योंकि उनकी देखी भाली जगह है और वो खुद भी जाकर सुपर वहाँ पे होम विजिट्स करते हैं और घरों में जाके पेरेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इसलिए एक एक कनेक्ट जो बहुत जरूरी है, तो बच्चे को सेफ फील कराने के लिए कि वो घर से बाहर निकल के जहां पर आ रहा है वहां पर वो सेफ फील करे। तो पहले कुछ दिन, एक हफ्ता, शायद 10 दिन लगता है बच्चे को, उसके बाद बच्चा अपने आप सेटल हो जाता है। और धीरे धीरे चीजों को, तो जब उसको पता है कि एक रूटीन है और सब कर रहे हैं तो मुझे मुझे भी करना है, हुँ, तो एक दूसरे को देखा देखी बच्चे सीखने लग जाते हैं और करने लग जाते हैं। हाँ, कुछ बच्चों में हो सकता है कि डेवलपमेंट डिलेज हो हुँ, या कुछ मेजर कारण हो। वहां पर हमारे यहाँ हर महीने डॉक्टर का विजिट भी होता है और वो डॉक्टर्स के साथ की राय के हिसाब से हम काम करते हैं। तो वो भी है कि एक्सपर्ट्स जो हैं, हुँ, हर चीज हमें शायद पता नहीं होगी, तो डॉक्टर्स आके भी हमें बता सकते हैं कि, तो हर महीने एक डॉक्टर विजिट अनिवार्य है। हुँ, गांव में हम आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ और आंगनबाड़ियों के साथ हमारा कनेक्ट रहता है, जहाँ पे हम उनकी मदद से और उनके उससे हम काम करते हैं।
जी, बहुत अच्छी बात है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए आप लोग इतना काम कर रहे हैं। हर बच्चा जो है वो अलग-अलग परिवार से आता है, उनके पेरेंट्स की बात करें तो उनकी अलग फैमिली है, अलग कल्चर है। क्या ऐसे में कोई कभी कोई कुछ कहानी हुई है या कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल बताइए कि जिसमें बच्चों के माता-पिता किसी मुद्दे पर नाखुश हुए हों या फिर झगड़े को आपने कैसे सुलझाया हो? ऐसा हुआ है, हो सकता है, मतलब क्योंकि एकदम अलग-अलग परिवारों से बिल्कुल। होते हैं तो नाइत्तेफ़ाक़ी भी बहुत होती है ऐसे में। देखिए ज़्यादातर शुरू में ऐसा, क्योंकि हमारा जो जहाँ पे सेंटर होता है, हुँ, वहीं के आस-पास की कम्युनिटी के साथ भी हम काम करते हैं हुँ, और कम्युनिटी चैंपियंस बनाते हैं। हुँ, तो क्रेश मैनेजमेंट कमिटीज़ बनती हैं, जो कि कम्युनिटीज़ के ही बनती हैं। तो व्हाइल वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हम आउटसाइडर हैं, हम हुँ, बाहर से आ रहे हैं, हुँ, पर कम्युनिटी के लोगों के साथ जुड़ना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, हुँ, बिफोर हम पेरेंट्स को बोलें कि आप अपने बच्चे को कम्युनिटी में सेंटर में भेजें। हुँ, तो जो क्रैश मैनेजमेंट कमिटीज हम हर सेंटर के साथ हुँ, बनाते हैं, वो कम्युनिटी के ही लोग होते हैं। तो जब इस तरीके का कोई मुद्दा आता भी है, तो ये क्रैश मैनेजमेंट कमिटी जो है वो बहुत मदद करती है। तो कई बार ऐसा हुआ भी होगा कि अगर किसी कारण से कोई पेरेंट, मुझे अब अचानक से याद नहीं आ रहा है, पर जरूर हुआ होगा, ऐसा हो नहीं सकता। पर जी, वो, क्योंकि आपने इकोसिस्टम डेवलप करनी, हम जी, सिर्फ सेंटर नहीं खोल रहे, हुँ, हम इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल, और इकोसिस्टम जब आप डेवलप करते हैं, जब आप कम्युनिटी को भी का भी ट्रस्ट जीतते हैं, आप सिर्फ पेरेंट्स का भी ट्रस्ट जीतते हैं, आप वहाँ की आंगनवाड़ी, दूसरी जो चीजें हैं, दूसरे जो शायद संस्थाएं हैं, उनका भी ट्रस्ट जीतते हैं और साथ में काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो इकोसिस्टम फिर आपको मदद करता है, कुशन करता है कि ताकि पेरेंट्स इस तरीके की जब कुछ चीजें हो भी जाए, उसको हम किस तरीके से रिजॉल्व करें। तो आज पिछले 57 सालों में आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी, बट द फैक्ट दैट आज हम ऑलमोस्ट 12 से 17 स्टेट्स में हैं और अलग-अलग एनजीओज़ के साथ जुड़कर भी ये काम कर रहे हैं, करीब 5 स्टेट्स के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इस तरीके के इश्यूज़ को हमने जो रिज़ॉल्व किया है, वो कितनी अच्छे से रिज़ॉल्व किया है और कितनी पूरी तरीके से रिज़ॉल्व किया। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया और आपने एक इकोसिस्टम की बात करी, वो भी हम आपसे बहुत ज़रूरी है कि हम समझेंगे और साथियों आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, वो विषय है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मोबाइल क्रैशेस। इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर मोनिका बनर्जी। आगे और भी चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षार्थी और श्रोताओं। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं, वो विषय है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मोबाइल क्रैशेस। मोबाइल क्रैशेस के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो मुख्य रूप से निर्माण स्थलों और अन्य कार्यस्थलों पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के बच्चों की देखभाल करता है, उनको पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। इस तरह से बच्चों की देखभाल भी होती है और उनके चाइल्डहुड डेवलपमेंट का यानी कि उनका विकास भी होता है। मोबाइल क्रैशेस इनका उद्देश्य इन बच्चों को सुरक्षित और प्रोत्साहित करने वाला वातावरण देना है ताकि उनके माता-पिता काम भी कर सकें और बच्चे जो है वो एक स्वस्थ वातावरण के साथ, पोषण के साथ शिक्षित हों और ये संस्था 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और उसको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करती है। कार्य की बात करें तो ये कार्यस्थलों पर अस्थायी डे केयर सेंटर की तरह भी काम करती है, उनको स्थापित करती है और जैसे कि हम विषय से ही समझ रहे होंगे कि मोबाइल क्रैशेस, मोबाइल शब्द इसलिए ही है क्योंकि ये निर्माण कार्य पूरा होने पर ये क्रैशेस जो है दूसरे नए निर्माण स्थल पर स्थानांतरित हो जाते हैं और वहां पर ये दोबारा उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो काम करने वाले मजदूरों के लिए बहुत अच्छा वातावरण तैयार करके देते हैं और सेवाएं इनकी बहुत अच्छी है ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो बन सके। क्रैश में बच्चों को पौष्टिक भोजन तो मिलता ही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य जांच होती है, सभी तरह के टीकाकरण उनको प्रदान किए जाते हैं और शुरुआती सीखने की जो भी गतिविधियां रही हैं यानी कि एक 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे किस तरह से प्रगति करते हैं, किस तरह से उनका विकास होता है, किस तरह से उनके सीखने की गतिविधियां होती हैं, उनको सुरक्षित तरीके से खेल-खेल में
बहुत कुछ सीखने सिखाने की प्रक्रिया इस के अंतर्गत होती है और ये बच्चों को संपूर्ण विकास यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास प्रदान करता है। और ये संगठन, हम आपको इस संगठन के बारे में बता दें कि 1969 में मीरा महादेवन द्वारा दिल्ली में ये संगठन शुरू किया गया और अब इसका विस्तार इतना ज्यादा हो गया है कि ये भारत के कई राज्यों में सक्रिय है। और आप जानते ही होंगे कि भारत में बाल देखभाल योजनाओं के बारे में भी ये जो संगठन है वो अवगत कराती हैं ताकि हर बच्चा जो है वो शिक्षित हो सके। और आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए, इसी विषय पर बहुत ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं जो इस कार्यक्रम के दौरान हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जो चर्चा का जो विषय है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय पर हमें बहुत सारी जो जानकारी हमें दे रही हैं वो डॉक्टर मोनिका बनर्जी हैं। ये हेड है माइनॉरिटी इवैल्यूएशन अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग यानी मील डिपार्टमेंट की। मैम, आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू जी, आपसे हमें बहुत कुछ जाना कि मोबाइल क्रैशेस जो है वो किस तरह से काम करता है और कैसे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ये भी हर माता पिता को प्रेरित भी करता है और ऐसा वातावरण भी तैयार करता है। क्या डेवलपमेंट प्रोग्रेस की बात हम कर रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं प्रगति की ओर चले। जैसे किसी भी स्कूल में अगर शिक्षा प्रदान की जाती है तो एक समय के दौरान एक समय के बाद हमें उसका आकलन करना जरूरी होता है। तो जैसे आपकी एनजीओ यानी मोबाइल क्रैशेस किस तरह से आकलन करता है ऐसे बच्चों में? जो 3 से 6 हमारे यहाँ, क्योंकि बच्चे 2 महीने के भी बच्चे आते हैं, तो हमारा जो सेंटर होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एक है क्रेश और दूसरा है बालवाड़ी। जो अंडर 3 के बच्चे हैं वो क्रेश में रहते हैं और उनके साथ जो सारा दिन की जो टाइम टेबल है वो अलग रहता है। और जो 3 से 6 के बच्चे हैं वहां पर हम अर्ली लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही प्राइमरी के स्कूल और फॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो जाता है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हमारा पूरा एक करिकुलम बना हुआ है कि बच्चों के साथ क्या करना है। और ये करिकुलम करीब 9 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, जिसमें शुरुआत से कि मैं कौन हूँ, सेल्फ से लेकर अपने एनवायरनमेंट को समझना, और उसमें उसी के दौरान परिवार क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, दोस्त क्या होता है, और इन्वायरमेंट को कैसे समझे, पानी क्या है, बारिश क्या है, रंग क्या है, पेड़ किसको कहते हैं, फल किसको कहते हैं, जानवर किसको कहते हैं। तो जो भी अर्ली लर्निंग की खेल खेल में, कविताओं से, स्टोरीज से, और जब जो भी मॉड्यूल चल रहा होता है तो जो भी उसके साथ जितने भी क्रिएटिव काम होते हैं, चाहे फिर वो कुछ क्राफ्ट बनाना या उस पर्टिकुलर विषय पे कहानी बनाना, या उस पर्टिकुलर विषय पे एक गाना बनाना, कविता बनाना, उसके बारे में चित्र बनाना, तो वो सब कुछ उसको होता है। तो पूरे साल वो 9 मॉड्यूल चलता है और हमारे 3 से 5 साल के बच्चों वो करते हैं। हर 3 महीने में बच्चों का आंकलन होता है। पर ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारे बच्चे, क्योंकि माइग्रेंट कम्युनिटीज के बच्चे होते हैं ज्यादातर, और तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो ब्रेक जरूर आता है बच्चों का। इसलिए हम हर महीने एक स्कूल में जैसे बच्चा पूरे साल रहता है, हमारे यहाँ बच्चा पूरा साल, कई सारे बच्चे होते हैं वो नहीं रह पाते, 3 या 4 महीने के बाद वो चले जाते हैं, क्योंकि उनका परिवार कहीं और शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि 3 महीने में उनके उम्र के हिसाब से उन्हें जो चीजें हम सिखा सके, और उसका असेसमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है। आंकड़े नहीं दिए जाते बच्चे को कि तुम पास हुए या फेल हुए, इतने नंबर टेस्ट नहीं होता है, पर ऑब्जर्वेशन से कि बच्चा कितना कर पाया। जब वो आया था शायद वो ठीक से दौड़ नहीं पाता था, या अपनी जगह पे उछल नहीं पाता था, या वो पेंसिल पकड़ने में उसको दिक्कत होती थी, या वो अपनी बात कह नहीं पाता था। तो हर जो 5 डोमेन है, जैसा आपने कहा कॉग्निटिव, मोटर, क्रिएटिव, सोशल इमोशनल लर्निंग, अब वो बहुत दोस्त बना लिए, तो वो भी एक तरीके की लर्निंग है। बच्चा हर डोमेन में, तो ऑब्जर्वेशन से वर्कर उसका असेसमेंट करती है हर 3 महीने में, और देखती है कि बच्चा कहाँ पर है अभी, और उसी के हिसाब से बच्चे के लिए, अगर बच्चा अभी थोड़ा सा किसी चीज में पीछे, उस बच्चे के साथ उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा काम किया जाता है। तो आंकलन जो है बच्चे की लर्निंग का, वो मोर क्वालिटेटिव और मोर ऑब्जर्वेशनल है।
रादर दैन टेस्ट। टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं। पर जो बच्चे 5 साल के ऊपर हो जाते हैं, फिर वहां पर हम उनको स्कूल के लिए तैयार करना शुरू करते हैं। और एक हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे उसमें आते हैं, उनका ट्रांजिशन फॉर्मल स्कूलिंग में जरूर हो जाए। तो वो हम डेफिनेटली पेरेंट्स को मदद करते हैं कि वो फॉर्मल स्कूल में चले जाए। जी, बहुत अच्छी सी बात है मैम। ब्रेक पर जाने से पहले आपने इकोसिस्टम बिल्ड करने की बात कही थी, तो ये ईसीडी इकोसिस्टम बिल्ड करने में किन लोगों या किन समुदायों की साझेदारी जरूरी है, और इसे लेकर मोबाइल क्रैशेस ने क्या काम किया है? तो देखिए, जब मैं इकोसिस्टम की बात करती हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चे बड़े करने के लिए पूरे गांव की जरूरत है। तो जब हम गांव कहते हैं या समुदाय कहते हैं या हम इकोसिस्टम कहते हैं, इसमें हमारी तरह मोबाइल क्रैश की तरह छोटी संस्थाएं तो हैं ही, पर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ ही कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, और बिजनेसेस और जहाँ पे पेरेंट्स काम करते हैं उनका, और स्टेट मतलब जो सरकार है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। मैं इसलिए, क्योंकि जो बच्चा है वो सबकी जिम्मेदारी है, और बच्चे को सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी की तरह नहीं समझा जा सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्टेट, बिजनेसेस, और आपको पता भी होगा कि हमारे देश में इस तरीके के बहुत लॉज हैं, बहुत प्रोग्राम्स हैं, प्रोविजंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, जहाँ पे जिम्मेदारी, चाहे फिर वो बिजनेसेस की हो, इंडस्ट्रीज की हो, चाहे स्टेट की अपनी जिम्मेदारी हो, चाहे कम्युनिटी की जिम्मेदारी हो, वो जिम्मेदारियों का आकलन है कहीं पर। बट जरूरी यह है कि कहीं पे उसके बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो मोबाइल क्रैशेस जो काम करता है वो मोर ऑफ अवेयरनेस बिल्ड करने का करता है, और कहीं पे अकाउंटेबिलिटी बनाने की बात करता है। तो जब हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, हम जरूर, क्योंकि देयर इज अ एक्ट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में एक्ट है कि भाई आपको बच्चे के लिए, अगर वहां पे फैमिलीज आके काम रह रही हैं और काम कर रही हैं, बच्चों की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। उसी तरीके से दूसरी जगहों पर भी, प्लांटेशन में भी, ये प्लांटेशन का जो मालिक है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की जगह के लिए जगह बनाए। फैक्ट्रीज में ये जिम्मेदारी है, हमारे देश में ये कानून है ऑलरेडी। तो किस तरीके से ये कानून जो कहते हैं वो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करें उसके हिसाब से, उसके लिए हम कॉन्स्टेंटली इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं। कुछ पहल होती है, कुछ नहीं होती है, बट बार बार अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी को साझा किया जाए और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, इस पे हम काम करते हैं। कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए, अगर पेरेंट्स तभी बच्चे को सेंटर पे छोड़ेगा अगर कम्युनिटी को भी लगेगा कि हाँ ये जरूरी है। एक सेंटर की ओनरशिप कम्युनिटी में तभी आएगी अगर पूरा कम्युनिटी समझता है कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना। तो बहुत बड़ा काम हमारा कम्युनिटी इंगेजमेंट पे है, जहाँ पे हम कम्युनिटी को अवेयर करना बच्चों के मुद्दों पर, कम्युनिटी में से चैंपियंस निकालना, कम्युनिटी के जो युवा लड़के और लड़कियां हैं उनको इसकी जिम्मेदारी पकड़ाना कि भाई आपको इसके बारे में बातचीत आगे करनी है। तो ये जो अवेयरनेस है वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं?